कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोगों ने कल चंद राजवंश का पहला पार्ट देखा था, आज उसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे बच्चों। और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर चंद राजवंश की स्थापना के संबंध में बहुत कंफ्यूजन है, एक मिथ है एक प्रकार से देखा जाए, यानी कहीं अनुश्रुतियां हैं, लोगों ने क्या कहा, ऐसा प्रमाण नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें तो एग्जाम देखना है, हमारे पेपर में आता है तो हम सोमचंद की ओर जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आयोग भी बेसिकली सोमचंद को ही आंसर मानता है, अधिकांश किताबों में वही है। अब देखना, जब हमने कल वहां तक कवर किया था बच्चों, मेन चीज क्या है, यहां से एक अल्मोड़ा से या कई जगहों से वंशावलियां प्राप्त हुई है। वंशावली मतलब एक प्रकार की लिस्ट प्राप्त हुई है, लिस्ट प्राप्त हुई जिसमें शासकों के नाम या सीरीज दी होती है किसी वंश के, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा मतलब एक प्रकार से आप लोग देखेंगे तो बहुत उसमें प्रमाणिकता है या नहीं है, या वंशावलियां तो जो भी है उसके आधार पर इतिहासकारों ने अपना अपना मत रखा। तो अल्मोड़ा से जो भी वंशावलियां प्राप्त हुई हैं उस पर चंद वंश का संस्थापक इसे माना गया है बच्चों, सोमचंद को। तो लिखो, अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावलियों में चंद वंश का संस्थापक, पूरा लिखना है, ठीक है। अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावलियों में, अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावलियों में चंद वंश का संस्थापक, अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावलियों में चंद वंश का संस्थापक, ठीक है। चंद वंश का संस्थापक किसे माना गया है, सोमचंद को। यानी चंद वंश का जो मेन संस्थापक माना गया है सोमचंद को माना गया। कहां से आया, क्या आया, खाली कहानी इतना हमने देखना ही नहीं है, ठीक है। अल्मोड़ा से जो वंशावलियां प्राप्त हुई थी उसमें। अब बेसिकली क्या चीज है बच्चों, देखो, जैसे कोई 1000 ईसा पूर्व से 600-700 के आसपास चंद्रवंश की स्थापना बताता है, उसके बाद कुछ लोग कहते हैं यार नहीं भाई, जब कुछ नेपाली शासकों के यहाँ पे ताम्रपत्र मिले हैं बच्चों, ठीक है, जैसे मंदिर को दान दिया उन्होंने या मंदिर में ताम्रपत्र, उन्होंने अपना नाम वगैरह लिखाते हैं। तो एक ताम्रपत्र ऐसी बालेश्वर के पास से मिला है, उसमें किसी नेपाली शासक का नाम है और वो ये कहता है कि भाई मैंने कत्यूरी शासन का उन्मूलन किया। जब उसने कत्यूरियों को खत्म किया तो चंद कहां से आ गए बीच में, ठीक है। तो वो तो प्रमाण है, वो दिख रहा है कि वो बता रहा है कि लिखा हुआ कि मैंने भाई कत्यूरियों का उन्मूलन किया। तो फिर ये भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जब कत्यूरियों का उन्मूलन वो जो है लगभग 1000 के आसपास, 1100 ईस्वी के आसपास का है, तो जब वो ऐसा कह रहे थे फिर चंद कहां थे उस समय, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। तो हमें ये कुछ नहीं देखना है, हम नॉर्मल एग्जाम की दृष्टि से पेपर में अपना क्या क्या आ सकता है वो कवर करेंगे, ठीक है। लिखो, कराचल्य देव ने किस ताम्र पत्र में खुद को कत्यूरी का उन्मूलन करता कहा। क्वेश्चन पूरा लिखना, कराचल्य देव ने, ठीक है, कराचल्य देव ने किस ताम्रपत्र में खुद को कत्यूरियों का उन्मूलन करता कहा। कराचल्य देव ने किस ताम्रपत्र में खुद को कत्यूरी का उन्मूलन करता मतलब जिसने उनको खत्म किया, यानी उनका समापन किया यहाँ पे, ठीक है, उन्मूलन करता कहा। यानी इसका एक ताम्रपत्र है, किसका, कराचल्य देव का। उसमें इसने क्या कहा कि मैंने कत्यूरियों का क्या किया, समापन या खत्म किया। वो था वो तो देसत देव के बालेश्वर ताम्रपत्र में, ठीक है। लिखो, देसत देव था ना एक, देसत देव के बालेश्वर ताम्रपत्र में। बालेश्वर कहां पड़ता है, चंपावत में, ठीक है, बालेश्वर ताम्रपत्र। इसमें ये कह रहा है कौन, कराचल्य देव, कि मैंने क्या किया, कत्यूरियों का उन्मूलन। अब कत्यूरियों का एंड इसने किया तो चंद कहां से आए वाली बात में, ठीक है, जहां से भी आए होंगे सब छोड़ दो, हमें कुछ नहीं करना। हमने कोई यहाँ पे बाबा या पीएचडी नहीं करनी है, बाबा नहीं बनना, हमने तो एग्जाम निकालने, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछता है किस कत्यूरी कराचल्य देव ने कत्यूरियों का उन्मूलन करता कहा, तो देसर देव के बालेश्वर ताम्रपत्र में। और ध्यान रखना है इसको, ये कब क्या है, कराचल्य देव, इसकी एक ही तिथि ज्ञात होती है बच्चों, 1223 ईस्वी के आसपास। अब देखो 1223 ईस्वी के आसपास इसकी एक तिथि ज्ञात होती है कराचल्य देव की, और इस तिथि के आसपास ये क्या कहते हैं कि मैंने कत्यूरी का उन्मूलन करता कहा। कत्यूरी का उन्मूलन किया तो सोमचंद उससे पहले कहां से आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है, तो हमें एक माइंड से सोचना है कि कौन था क्या था, दूसरे माइंड से सोचना है हमने एग्जाम में क्या आना है, ठीक। अगला लिखो बच्चों, गोपेश्वर अभिलेख, ये किसका है, अशोक चल लगा, ठीक है, पेपर में आता भी है। गोपेश्वर अभिलेख पेपर में आता है, ठीक है, ये अशोक चल लगा है, अशोक चल। अब आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, ये इसलिए पढ़ा रहा हूं बच्चों, गोपेश्वर अभिलेख, अशोक चल नेपाल के मल्ल शासकों में से एक था, यानी गोपेश्वर अभिलेख का संबंध अशोक चल से था, जो नेपाली शासक था। ये क्या कहता है, कत्यूरी का अंत नेपाल के मल्लों द्वारा किया, इससे ये पता चलता है, ठीक है। ये कौन था, नेपाली शासक था, ठीक है, नेपाल का मल्ल शासक था, लिखो, मल था नेपाल का। और ये क्या कहता है इस वाले अभिलेख में, कत्यूरियों का जो खत्म किया, कत्यूरियों का उन्मूलन किया, वो नेपाल के मल्ल शासकों ने किया, ठीक है, इससे ये पता चलता है कत्यूरी का शासन खत्म
शासन नेपाल के मल्ल शासकों द्वारा, कत्यूरी का शासन मल्ल शासकों द्वारा समाप्त किया गया, इससे ये पता चलता है हमें। ठीक है, अब हमें नॉर्मल ये देखना है कि गोपेश्वर अभिलेख का संबंध किससे है, अशोक चंद्र से है। ये पेपर में कभी कभी पूछता भी है। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर सोमचंद के बारे में हम कहें, चलो अब ये तो एक बेसिक से फैक्ट थे, हम ये मान के चल रहे कि सोमचंद से स्टार्ट था, क्योंकि अगर जो थौरचंद कहते हैं जो संस्थापक, वो 1261 ईस्वी के आसपास आता है। वो एटकिंसन साहब भी वही मानते हैं कि 1261 ईस्वी के आसपास उसने रूल किया। लेकिन कहीं ना कहीं सोमचंद का भी तो अस्तित्व होता ही होगा ना, इतने कहां से बता। आप राजबुंगा के किला आप कहते हो कि इसने बनाया सोमचंद ने, तो वो कहां से आया। ठीक है, हम लोग शुरुआत करेंगे बच्चों कहां से, सोमचंद से। ठीक, हम ये मान के चलेंगे कि सोमचंद ही इस वंश का संस्थापक था, भले ही वो किस में हो, अपने आप में एक अनुश्रुतियों में हो या नॉर्मल हमारी मान्यता। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग सोमचंद, वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि इसके फैक्ट क्या क्या एग्जाम में आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके आ सकते हैं। ठीक है, एक ही बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। देखो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग सोमचंद, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, सोमचंद से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे किसकी, चंद राजवंशी की। अब है कहां से, क्या है, अनुश्रुतियां हैं, क्या है, जो भी है पेपर में हमारा जो आ सकता है वो देखना है, क्योंकि पेपर निकालना अलग चीज़ है बच्चों और कुछ भी पढ़ देना अलग चीज़ है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं कि बहुत हमने इस पर रिसर्च करना है, हमने इस पर पीएचडी करनी है, हमने ये भी देखना है साथ साथ ही, क्योंकि और सब्जेक्ट तो मैं मानता हूँ लेकिन उत्तराखंड इतिहास के हमारे पास इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं मजबूरी भी हो जाती है। ठीक, तो सोमचंद से हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग डालना बच्चों सोमचंद। ये कौन था बच्चों, जिस समय ये इसका ये बताया जाता है कि जिस समय इसका आगमन हुआ था यहाँ पर चंद राजवंश चंद का, उसमें कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव था, ऐसा माना जाता है। कई इतिहासकार मानते हैं कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव के समय इसका यहाँ पर आगमन हुआ। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, अभी तो आप कह रहे थे कि कत्यूरी के समय में कोई और ही थे, ये कहाँ से आ गया। सब भूल जाओ, क्योंकि इतिहासकार ऐसा ही लिखते रहते हैं, हमने एग्जाम की दृष्टि से देखना है। ठीक है, लिखो कत्यूरी सोमचंद की, इसमें लिखो कत्यूरी शासक कौन था, इससे समझ जाओगे ना। ऐसे लिखूंगा कत्यूरी शासक, देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया ब्रह्मदेव तो समझ जाओगे आप कि इसका क्या मतलब है। सोमचंद के आगमन के समय कत्यूरी शासक कौन था, कत्यूरी शासक था, ऐसे लिख देता हूं, कौन, ब्रह्मदेव। कब, ये क्वेश्चन समझ जाओगे ना मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा। इसका मतलब बच्चों फ्लो चार्ट में नोट्स बनाओगे ना, बहुत इजीली याद होते हैं। अब आपका क्या हो गया, सोमचंद के आगमन के समय कत्यूरी शासक कौन था, ब्रह्मदेव था। इस तरीके से इसका ये अपने आप में बनता है। ठीक, दूसरा बच्चों इसने क्या किया, चंपावत में राजधानी बनाई थी और चंपावत से इसने रूल किया और 1563 तक इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपावत थी। ठीक है, चंपावत इसकी क्या थी, राजधानी थी। और कब तक थी, 1563 ईस्वी तक, यानी 1563 तक इन लोगों ने चंपावत से रूल किया। और चंपावत से रूल किया यानी चंपावत में इसने राजधानी बनाई थी और राजधानी 1563 तक थी। इसके बाद इनकी राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई थी बच्चों, अल्मोड़ा। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिखो 1563 के बाद अल्मोड़ा के बाद राजधानी अल्मोड़ा थी इनकी। ठीक है, तो चंद राजवंश ने दो जगह से रूल किया, यानी राजधानी कहाँ थी, अल्मोड़ा। ठीक है, देखो एक तो इन लोगों ने कहां से रूल किया, 1563 तक चंपावत की राजधानी बनाई थी चंपावत को। देन 1563 के बाद कहां राजधानी शिफ्ट कर दी इन लोगों ने, अल्मोड़ा। अब सोमचंद ने नहीं की। ठीक है, नॉर्मल चंद्रवंश। अब कहां सोमचंद 1100 ईस्वी के आसपास, कहां 1563। ठीक है, अब देखना चूंकि बच्चों ये जो यहाँ पर रूल कर रहे थे चंपावत में इसने किया था, वहां से जब राजधानी शिफ्ट करने का कारण था, उसके बहुत से कारण है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये देखो 1563 ईस्वी तक इसने मतलब चंपावत की राजधानी थी। इसने क्या किया बच्चों, एक किले का निर्माण किया जहां चंपावत के अंदर ही, जहां से रूल करता था, उसका नाम होता है राजबुंगा का किला। ठीक है, राजबुंगा किला निर्माण, राजबुंगा किला इसने क्या किया था, बनाया था। तो अगर पूछता है आपसे कि राजबुंगा किला किसके द्वारा बनाया गया, तो ये हो गया सोमचंद के द्वारा, जो कि बच्चों ब्रह्मदेव द्वारा प्राप्त जमीन से, यानी ब्रह्मदेव ने, ये बताया जाता है जैसे मैंने कल बताया ना, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर लिया था, चंपावत को दे दिया और इसने उसी जमीन पर राजबुंगा किला बनाया। और राजबुंगा किला अगर वर्तमान में पूछता है आपसे कहां पर है, तो चंपावत में। ठीक है, और राजबुंगा किला किसके द्वारा बनाया गया था, सोमचंद के द्वारा। ये दोनों चीज आपके दोनों फैक्ट इसी तरीके से आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है, इसके समय में बच्चों उस किले में 4 किलेदार थे जो कि बहुत बड़ा रोल निभाते थे प्रशासनिक दृष्टि से चंद राजवंश में। तो ठीक है, 4 किलेदार इसके समय में थे, जिनमें कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी थे। ठीक है, 4 किलेदार जिसको चाराल कहते थे। ठीक है, अगर पूछता है सोमचंद के समय में चाराल क्या था, चाराल
ये थे बच्चों 4 किलेदार। किलेदार मतलब जो किलों के आसपास होते हैं, मेन प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये 4 किलेदार अलग अलग लोग थे, जिसमें तड़ागी थे, कार्की थे, इसके अलावा बोरा और चौधरी। आप चाहो तो लिख लो तड़ागी, तड़ागी, कार्की, चौधरी व बोरा। 4 किलेदार तड़ागी, चौधरी, कार्की व बोरा इस राजवंश के समय में, स्पेशली सोमचंद के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये शासन प्रशासन में निभाते थे। ठीक है, 4 किलेदार चाराल कहलाते थे, जिनमें कार्की, तड़ागी, बोरा और कौन थे, चौधरी थे। ठीक, इसके समय में बच्चों जो ये रूल था, ये क्या था, सर्वप्रथम जो सोमचंद है वो दोणकोट, यानी एक दोणकोट जगह पड़ती है, वहां के रावत रूलर थे, उनसे ही क्या हुआ था, पराजित हुआ था। और प्रारंभ में कत्यूरी और डोटुई के अधीन ये क्या थे, मल्ल थे। मतलब आपने वो नहीं देखना, आपने चाराल देख लिया। और ये क्वेश्चन भी आपने खाली नॉर्मल सोचना है कि सबसे पहले अगर सोमचंद पराजित जो होते हैं, यानी दोणकोट के राजा को इन्होंने पराजित किया। ठीक है, अगर क्वेश्चन कभी ये पूछता है कि सबसे पहले सोमचंद ने किसको पराजित किया, दोणकोट के रावत राजाओं को पराजित किया। ठीक है, तो लिखो सर्वप्रथम इन्होंने दोणकोट के रावतों को पराजित किया, दोणकोट के राजाओं को पराजित किया, के रावतों को पराजित किया। ठीक है, को पराजित किया किसने, सोमचंद ने। ठीक है, तो सोमचंद कौन था, चंद्रवंश का संस्थापक ये माना जाता है। ब्रह्मदेव के समय इसका आगमन हुआ, चंपावत से इसने रूल किया, चंपावत को राजधानी बनाया, राजबुंगे के किले का इसने निर्माण किया, चाराल इसके समय में थे, और उसके बाद मेन इसने दोणकोट के राजाओं को इसने पराजित किया। ठीक है, अब देखना बच्चों, चूंकि चंद राजवंश के बारे में हमें बहुत ज्यादा ऐसा सोमचंद के बारे में नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अनावश्यक तथ्य पढ़ के कुछ अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण क्या है, एक तो स्पष्ट जानकारी है ही नहीं। अब आप कुछ मैं बता दूं, इधर उधर से फैक्ट ढूंढ के लाऊं और आपका वो है ही नहीं ऑथेंटिक, तो कोई नहीं। अब ये जो है, ये एटलीस्ट ये कि कुछ इतिहासकार मानते हैं, और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी पेपरों में ये दिखता है, यानी पहले भी पेपरों में कई बार आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो ये दोणकोट के राजा को इसने सबसे पहले पराजित किया। ठीक है, अब क्या था इसके समय में, देखना बच्चों, यहां पर जो मेहरा और फर्तियाल थे दो, क्योंकि अभी भी देखा होगा ना आपने, चंपावत वगैरह की चीजें मेहरा और फर्तियाल रहते हैं, उन लोगों ने इसको बहुत ज्यादा मजबूत किया, ऐसा बताया जाता है सोमचंद को। ठीक है, बाकी हमने कुछ नहीं देखना है। इसके बाद कई रूलर आए बच्चों सोमचंद के बाद, जिसमें आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसी के आगे लिखना, इसके बाद आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद, कई वंशावलियों में ये नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप समझ जाओ, सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद। अब ये इनके बारे में पढ़ना है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। एक आध जगह नाम मिल गया, किसने रूल किया, कहाँ किया, कुछ नहीं देखना हमने ये देखना है कि सोमचंद के बाद आत्मचंद, पूर्णचंद, इंद्रचंद वगैरह आए। और इंद्रचंद के बारे में कुछ तथ्य हैं। ऐसा बताया जाता है कि इसने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य शुरू किया, और नेपाल के रास्ते चीन से क्या करता था, व्यापार करता था। ठीक है, तो एक नोट करके लिखो, इंद्रचंद द्वारा रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। नोट करके लिखना, इंद्रचंद द्वारा, नोट करके लिखना कहीं पे। ठीक है, इंद्रचंद द्वारा रेशम उत्पादन व रेशमी वस्तुओं का कार्य शुरू, रेशमी वस्त्र का व्यापार शुरू किया गया था। ठीक है, चंद राजवंश के समय में। बाकी हमने इसके बारे में नहीं देखना है। ठीक है, तो इंद्रचंद ने क्या किया बच्चों, रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र का व्यापार शुरू किया गया था। और आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद, ठीक है, इनके बारे में बहुत ज्यादा तथ्य आपको ऐसे देखने को मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, हाँ, आगे जब आप कल्याण चंद्र, रुद्रचंद, इन राजाओं के बारे में पढ़ोगे तो अब आपको वहां से कई चीजें, कई फैक्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले ना बहुत कम फैक्ट है, और पेपर में इस वाले पोर्शन से मैं आपको इतना ही बता दे रहा हूं। अगर पूछता है तो चंद्रवंश का संस्थापक कौन था, या राजबुंगे का किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, इसके अलावा ऊपर कुछ भी नहीं पूछने वाला है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों एक हल्का फुल्का नाम वीणाचंद का। ठीक है, एक हल्का मतलब तो कुछ नाम इसका आता है वीणाचंद का। वो वीणाचंद इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि कई इतिहासकार, जो अभी मैंने गोपेश्वर अभिलेख वगैरह बताया ना, उन जगहों पे इसके नाम देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा बताया जाता है कि उस समय रूलर ये था। तो वीणाचंद के बारे में लिखो, काफी विलासी राजा था बच्चों ये। ठीक है, यानी मौज में रहने वाला, जिसको आप लोग कहते थे। विलासिता थी, राज्य प्रशासन वगैरह पे इसका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं था। विलासी काइंड का एक प्रकार से राजा था। और खस राजाओं द्वारा सिर उठाना प्रारंभ इसी के समय किया गया था। क्यों? क्योंकि इसको ध्यान ही नहीं था कि मैंने कैसे रूल करना है, क्या करना है। लेकिन हुआ क्या, जो इसके अगेंस्ट जो थे
उस समय जो छोटे मोटे राजपूत वंश, उन लोगों ने भी इसके समय में सर उठाना शुरू किया। और 1191 के बाद नेपाल के जो चल्ल नामंत वालों का राज इसके समय में हुआ, ठीक है। जैसे अशोक चल्ल ये वो है, अब रूल तो वहीं से कर रहा था, तो एक प्रकार से 2-3 फैक्टर लिख लो, वैसे बहुत ज्यादा इसके बारे में आएगा नहीं, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना पूछता कि विलासी राजा था, ये तो मैं आपको वैसे ही बता दे रहा ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक प्रकार से दिमाग में रहे कि कैसे इनका बाद में पतन हुआ, ठीक है। इसमें लिखो खस राजाओं द्वारा सिर उठाना इसके समय में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। लिखो खस राजाओं द्वारा सिर उठाना इसके समय में प्रारंभ किया गया था। मतलब इसका मतलब है कि वो मजबूत होने लगे थे, उनको लगा कि राजा ऐसे ही हल्का फुल्का, ठीक है, ठीक है। सिर उठाना प्रारंभ। और एक फैक्टर लिखो 1191 के बाद, 1191 के बाद चल, जैसे अशोक चल ये वो है ना, चल ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। 1191 के बाद चल नामांत वालों का राज इसके समय में शुरू हुआ, ठीक है। 1191 के बाद नेपाल में, ऐसे लिखो, नेपाल में चल नामांत, नाम के अंत में जो आता है, वालों का राज, ठीक है, वालों का शासन शुरू हुआ था इसके समय के बाद। कहने का मतलब है 1191 के बाद जो चल्ल नामान, जैसे अशोक चल्ल वगैरह, इनका इस समय में रूलर था, ठीक। इसी क्रम में बच्चों क्राचल्ल देव का 1223 का एक अभिलेख मिलता है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, वो बालेश्वर मंदिर चंपावत से प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये तो इसके बारे में तो हमने ज्यादा देखना नहीं है वीणाचंद के बारे में, तो इसमें एक फैक्ट आपको मैंने जो अभी पढ़ाया था, 1223 ईस्वी का क्राचल्ल देव का अभिलेख लिखो, कहां से प्राप्त हुआ, लिखो क्राचल्ल देव, इसका एक अभिलेख मिला है बच्चों, जो कि बालेश्वर मंदिर चंपावत से, क्राचल्ल देव का बालेश्वर मंदिर चंपावत से ताम्रपत्र मिला है, इसका अभिलेख भी कह सकते हैं आप लोग। ये इसका मिला है क्राचल्ल देव का, और इसकी इस 1223 ईस्वी के आसपास, ठीक है। इस वाले ताम्रपत्र में क्या किया गया बच्चों, 12 मांडलिक राजाओं, 10 मांडलिक राजाओं के नाम है, जिसमें 3 चंद के नाम है। मांडलिक राजा क्या होते थे, जैसे नेपाल से यहाँ पर रूल करने आते थे कई लोग, और मतलब वो इस एरिया को जीतने के बाद कुछ सामंतों को यहीं छोड़ जाते थे, यहाँ का राज दे देते थे, उसको बोलते हैं मांडलिक राजा, ठीक है। तो इस बालेश्वर मंदिर चंपावत से प्राप्त ताम्रपत्र में 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख, 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख हुआ है, ठीक है, राजाओं का उल्लेख हुआ है। इसमें से 3 चंद राजवंश के, ब्रैकेट में लिखो 3 चंद राजा, ठीक है। 3 चंद राजा यहां से इसमें नाम मिले हैं, जिसमें से 10 मांडलिक राजाओं में से, और 10 मांडलिक राजा मतलब तुम ये मान के चलो आप लोग, जैसे सामंत होते थे एक प्रकार से, जैसे नेपाल से कुछ यहाँ पर आए, रूल किया, इसके इलाके को जीता, और कुमाऊं को जीतकर जब वो जाते थे तो यहाँ पर कुछ लोगों को रख जाते थे, सामंतों को रख जाते थे, उन्हीं को मांडलिक कहा गया। जैसे नेपाल से आए, कुमाऊं के कुछ इलाके को विजित किया, राजा तो वापस चला गया, यहाँ पे देखने के लिए किसी को रख गया, इसी को मांडलिक राजा एक प्रकार से कहा जा सकता है। तो मांडलिक राजाओं का उल्लेख मिलता है, उसमें भी 3 चंद राजा अपने आप में नाम है, और वो हमने देखना नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से गोपेश्वर त्रिशूल लेख मैंने आपको बता दिया, बहुत पेपर में आता है, अशोक चल्ल का शासन के बारे में जानकारी देता है, और उसमें वीरचंद कुमाऊं का राजा था, ठीक है। देखो गोपेश्वर त्रिशूल लेख, जो मैंने अभी आपको त्रिशूल लेख लिख देना उसी के आगे, गोपेश्वर अभिलेख बताया ना, इसको पेपर में ऐसे आता है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, ये किसका है, अशोक चल्ल का, अशोक चल्ल का है, ठीक है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो है अशोक चल्ल का है, और 1191 के आसपास का, जो अभी मैंने आपको बताया था। अब इसमें क्या है बच्चों, वीरचंद कुमाऊं का राजा बताया गया है इस समय में, किसको बताया गया, वीरचंद को कुमाऊं का राजा बताया गया। किस समय, जब गोपेश्वर त्रिशूल लेख मिला अशोक चल्ल का, उस समय ये बताया गया कि वीरचंद कुमाऊं का राजा था, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें लिखो उस समय वीरचंद कुमाऊं का राजा था, वीरचंद कुमाऊं का राजा, कुमाऊं का या चंद्रवंश का राजा था उस समय पे, जिस समय पे गोपेश्वर त्रिशूल लेख अशोक चल्ल का है, ठीक है। अब देखना, क्योंकि यहाँ पर जो वीरचंद है बच्चों, इसके बाद जो रूलर आए, वीणाचंद वाला छोड़ देना, ठीक है, वीरचंद कुमाऊं के राजा थे। इसके बाद जो रूलर आए बच्चों, वो आए नरचंद, थोरचंद और त्रिलोकचंद वगैरह। जो थोरचंद है वो इसी क्रम में यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि ये वाला जो काल है, इतिहासकार जो ये जो अभी तक मैंने बताया, सोमचंद, वीरचंद, वीणाचंद, ये सब ना, ये सारा कार्यकाल किसका है बच्चों, एक प्रकार से देखा जाए एक मिथ का काल है, यानी इसमें स्पष्ट है ही नहीं कि वास्तव में
में जो हम तथ्य देख रहे हैं वो सही है कि नहीं है। इसके बाद जो रूलर आते हैं बच्चों, उसमें जैसे आप लोग देखेंगे नरचंद है, थोरचंद है, ये वो उनके बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं। थोरचंद के बारे में जैसे कई लोग ये मानते हैं ना कि थोहरचंद, थोहर लिख दो, इसका कार्यकाल एटकिंसन मानते हैं 1261 से 71-72 तक, ठीक है, 71 के आसपास। और ये किसने माना है? एटकिंसन ने। अब देखो ये इस समय का है 1261-71। सोमचंद के बारे में कुछ जानकारी पहले मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। आपको कुछ नहीं करना, आपने जो मैंने जिस तरीके से इसको समराइज किया, क्योंकि अगर आप किताबों में इन चीजों को पढ़ोगे आपका दिमाग जो है हिल जाएगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, एक एग्जाम निकालने की दृष्टि से सही तरीके से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ये मान्यता थी, वो थी। बच्चा क्या करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में ज्यादा नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर किताबें देखोगे इस टॉपिक पे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहां तक का जो पोर्शन है ये सिर्फ और सिर्फ ये था, एक समराइज था कि यार था नहीं था वो सब छोड़ दो, हमने हल्का सा सोमचंद के बारे में देखा। यहां से आपको ठीक लगेगा इसके बाद से, क्योंकि इसके बाद से लगभग जब थोरचंद वगैरह का है फिर सभी इतिहासकार एकमत हो जाते हैं। लगभग हर किताब में आपको सिमिलर पैटर्न पे सेम चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक बार इतना आप लोग देख लीजिएगा, बाद में जो आने वाला एग्जाम है उसकी प्रैक्टिस, मतलब ये जो तैयारी आप करते रहिएगा। बहुत एग्जाम है आपके, अभी लोअर पीसीएस प्रवक्ता, एसआई, आरओ मेंस, पीसीएस मेंस, बहुत सारे आपके पास है, पुलिस भर्ती वगैरह भी आएगी, तो उनकी भी तैयारी आप लोग साथ साथ करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।